मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर में मैं धर्मेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, पिछले वीडियो में हमने जो बात कर ली थी उसके आगे हम बात कर रहे हैं एस्टिवेशन। देखिए, जैसे जेबी चूहिया है, जिसको हम पॉकेट माउस कहते हैं, और कंगारू चूहे जो है, जैसे रेगिस्तानी जो जंतु हैं, ये अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए अपने अपने बिलों में निश्चेष्ट होकर, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं। और निश्चेष्टता से या निष्क्रियता से पड़े रहकर ये जहाँ ये जंतु अपने ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, वहाँ ऊष्मा से कम प्रभाविकता भी प्रदर्शित करते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलनों में यह विधि विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है कि निष्क्रिय अवस्था में अपने शरीर के उपापचयी क्रियाओं को रोककर निष्क्रिय अवस्था में रहना, ताकि कम से कम ऊर्जा खर्च हो, ताकि कम से कम ऊष्मा जो है, ऊष्मा से होने वाली हानि भी न के बराबर हो। अगला हमारा दूसरा टॉपिक है जो है निर्जलीकरण की सहनशीलता, टॉलरेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। अधिकांश जंतुओं में जब शरीर का लगभग 20% जल निकल जाता है तो वे मर जाते हैं, किंतु ऊंट यानी कैमल जैसा प्राणी, जो कि मरुस्थलीय आवास के लिए अनुकूलित प्राणी है, उसके शरीर में लगभग 40% जल निकल जाने के पश्चात भी वह नहीं मरता है, उसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता। यह निर्जलीकरण की सहनशीलता को बताता है। मरुस्थल में ये निर्जलीकरण की उसकी सहनशीलता, मरुस्थल में उसकी जीवंतता को, उसके लाइफ को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी अनुकूलन माना जाता है। अगला देखिए, अधोत्वचीय वसा स्तर की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एडिपोर जो है टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज में देखिए, सामान्यतया प्राणियों में पाया जाने वाला त्वचा के नीचे का जो वसा का जो मोटा स्तर होता है, जैसे ये ऊंट जैसे जंतुओं में सामान्यतः एब्सेंट होता है, किंतु इनमें जो वसा है वो कुबड़ या हम्प जैसा स्थान है, वहाँ पर इनमें वसा एकत्रित होती है। इससे क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो शरीर के बाहर वहन करने में बहुत ही सुविधा रहती है। अगला हमारा टॉपिक है सुरक्षा या प्रोटेक्शन। वातावरण के प्रति अनेक प्रकार की सुरक्षा विधियों को अपनाकर मरुस्थल में भी सभी जीवित रहने और दैनिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु निम्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। देखिए, बात करें, दिन में गर्मी बढ़ जाने पर कई जंतु अपने बिलों में रहते हैं, किंतु रात्रि को भोजन प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं। रोडेंट्स वर्ग के जंतुओं को ऐसा करते समय देखा जा सकता है। नेवले जैसे जीव भी दिन के समय बाहर नहीं निकलते। तो हम सामान्यतया ये कह सकते हैं कि मरुस्थलीय आवास के अंदर जो है जल के संरक्षण के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि दिन के समय जब मरुस्थलीय आवासों का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उस समय सामान्यतया अधिकांश प्राणी अपने बिलों में, अपने आवास में, झाड़ियों में छुपे हुए रहते हैं और सामान्यतया निष्क्रिय रूप से अपने जो है अपने बिलों में निश्चेष्ट रूप से पड़े रहते हैं। जैसे ही रात्रि का समय आता है तो रात्रि में टेम्परेचर काफ़ी जो है कम हो जाता है। उस समय ये प्राणी अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए, शिकार के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए अपने बिलों से, अपने आवास से बाहर निकलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुकूलन है मरुस्थलीय प्राणियों का। इसी प्रकार बात करें हम द्रुत गति से दौड़ने वाले, दौड़ना जो है अपने आप में द्रुत गति से दौड़ने की क्षमता होना भी मरुस्थलीय आवास के लिए बहुत ही अनुकूलनीय मरुस्थलीय लक्षण होता है। इनके सामान्यतया पाँव या टांगे बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिससे चलते या दौड़ते समय इनका शरीर गर्म बालू या रेत से बहुत ऊंचा रहता है, जैसा कि हम ऊंट में भी देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मरुस्थलीय प्राणी सामान्यतया दौड़ने में सक्षम होते हैं। दौड़ने में सक्षम होने के कारण ये जो है दिन के समय जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है
उस समय ये दौड़ के अपने अनुकूलित स्थानों पर या थोड़े ठंडे स्थानों पर या अपने आवास पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। दूसरा, इनके शरीर का जो मुख्य भाग है वहाँ से लेके जो है मरुस्थलीय आवास या रेतीली जो ज़मीन है उससे इनके शरीर को दूर रखा जाता है। और ये दूर रखने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है या भाग है वो है इसके शरीर में टांगे। तो सामान्यतः मरुस्थलीय प्राणियों की टांगे बहुत लंबी होती है। अगर इसका उदाहरण समझें तो हम ऊंट को या कैमल को ले सकते हैं। कैमल में हम देखते हैं कि एक तो पाँव गद्दीदार हैं जो रेत में चलते समय धंसते नहीं हैं, और साथ ही जो है पाँव बहुत लंबे होने के कारण इसका जो मुख्य शरीर है वो मरुस्थलीय जो है रेतीली जो ज़मीन है उसके टेम्परेचर से, उसके ताप से इसके मुख्य शरीर का बचाव होता रहता है, जिसके कारण ये जो है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन से या ऊष्मा के प्रभाव से बचे रहते हैं। रेगिस्तानी बिल्ली के तलवे जो है चौड़े होते हैं तथा बालों से ढके रहते हैं, अतः गर्म रेत में उसे दौड़ने में बहुत सुविधा रहती है। इसी प्रकार ऊंट के पाँव में भी बनावट कुछ विशेषिक प्रकार की होती है। ये नीचे से चौड़े होते हैं और साथ ही बड़े महत्वपूर्ण बात है कि गद्दीदार होते हैं, पैड लाइक स्ट्रक्चर है इनमें। इसी प्रकार जो शुतुरमुर्ग है उसके पाँव के पर भी चमड़े की कड़ी गद्दियाँ होती हैं जो चलने और दौड़ने के लिए बहुत ही अनुकूलित होती हैं। ये महत्वपूर्ण लक्षण है कुछ विशेष प्राणियों के जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब हम सरीसृप वर्ग के जो है प्राणी की बात करें। जो पाबुइया जो प्राणी है उसकी आंखों की निचली जो पलकें हैं ये बहुत बड़ी होती है और सामान्यतया ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। जो धूल भरी या रेत भरी आंधियों के दौरान भी इनकी आंखों पर ये पारदर्शी परत होती है, जिसके कारण इनकी आंखों की पूर्ण सुरक्षा होती है और मिट्टी इनकी या रेत बालू इनकी आंखों में नहीं घुस पाती और रेतीली आंधियों में भी आसानी से जो है देखने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार आगे बात करें, रेगिस्तानी जंतुओं में नाक, कान व आंखों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। ऊंट अपने नाक के छिद्रों को आंखों के समान ही बंद कर सकता है। इसी प्रकार एब्लेफेरस जैसी छिपकलियों में भी आंखों के नीचे एक पलक पारदर्शी होकर ऊपर की ओर जुड़ी रहती है। इसी प्रकार ऊंट की आंखों में भी जो बरोनियाँ होती है, आईलेसेज, उनकी अधिकता होना भी उनके लिए विशेष अनुकूलन है, जिससे धूल भरी आंधियों से होने वाले नुकसानों से बचे रहते हैं। इसी प्रकार जो फ्रेनोसोमा है और फ्रेनोसेफेलस जो प्राणी है, इन जंतुओं में कान के छिद्र नहीं होते हैं। इससे कानों की सुरक्षा चमड़ी की झालरदार परतों या बालों के माध्यम से अपने आप स्वतः ही हो जाती है। मरुस्थलीय जंतुओं के शरीर के रंग भी सामान्यतया वातावरण के अनुसार ही होते हैं, जो इनमें जो है संगोपनता प्रदर्शित करते हैं। ये जो है चेतावनी देने वाले चटकीले रंग भी होते हैं इनमें, जो सरीसृप वर्ग के जंतुओं और अन्य की विशेषता होती है। इनके शरीर पर कांटों के समान प्रवर्ध भी पाए जाते हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए ही विकसित हुए हैं। गोपकता वाली स्थिति जो है उसके अंदर क्या होता है कि मरुस्थलीय जो प्राणी है उनका रंग अपने वातावरण के अनुसार होता है, उनके वातावरण का जो परिवेश होता है उससे मिलता जुलता होता है। इससे उनको दो फायदे हैं। एक तो ये अपने जो परभक्षी जो प्राणी हैं, अपने जो प्रीडेटर्स हैं, जो इन प्राणियों को भोज्य पदार्थ के रूप में खाने में काम लेते हैं, उनसे एक तो सुरक्षा हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाता है, और साथ ही दूसरा है अपने द्वारा शिकार को प्राप्त करना अपने भोज्य पदार्थ के रूप में। तो दोनों ही स्थितियों में इनका जो वातावरणीय जो रंग है, जो वातावरणीय आवास के अनुसार इनका जो कलर है उसकी बहुत ही सहायता करता है। इसी प्रकार हम आगे बात करें, यहाँ के जंतुओं में जहर का पाया जाना भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हेलोडर्मा जैसी जो विषैली छिपकली है वो मरुस्थलीय आवास में पाई जाती है। इसी प्रकार रेटल स्नेक है, ट्रैपडोर स्पाइडर है, और ये जो है आगे हम बात करें
ये बहुत सारी जो मकड़ियाँ भी ऐसी होती हैं जिनमें विष पाया जाता है, जो इनके सुरक्षा का साधन है। लाल चींटियाँ आपको मालूम है जिनमें फॉर्मिक एसिड होता है, के माध्यम से अपनी रक्षा करने में समर्थ होती हैं। शत्रुओं से सुरक्षा जो इनका चक्र होता है, सुरक्षार्थ पफ जो पाया जाता है छिपकली में, पफ लिजार्ड में, ये दरारों के मध्य चिपकने की इनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, जिससे अपने शत्रुओं से ये बचाव कर पाती है। मरुस्थलीय जंतुओं में दर्शनेंद्रिय देखने वाली जैसे आंखें, श्रवणेंद्रिय सुनने वाले जो अंग है या इंद्रियां हैं, ये अत्यधिक विकसित होती है, जो इनका महत्वपूर्ण अनुकूलनीय लक्षण होता है। अनेक लेखकों ने मरुस्थलीय जीवों के अंदर बायोम में जीवों का उत्पादकों एवं उपभोक्ता वर्गों में भी वर्णन किया है। उत्पादक वर्ग में वनस्पतियों तथा उपभोक्ता वर्ग के जंतुओं का बहुत ही विस्तृत विवेचन मिलता है। इन दोनों वर्गों के प्रमुख उदाहरण संक्षिप्त विवरण सहित यहाँ निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं। पहला, उत्पादक या प्रोड्यूसर, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ विशेष प्रकार की होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले उत्पादकों को बहुत ही कम अत्यल्प मात्रा में आर्द्रता एवं जलाभाव का सामना करना पड़ता है। जो वनस्पतियाँ मरुस्थल में मिलती हैं उन्हें 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जो कि निम्नानुसार है। पहला, वार्षिक वनस्पतियाँ वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध होती हैं, अन्य ऋतुओं में सामान्यतः नहीं मिलती, इसलिए वर्षा काल की महत्ता इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मानी जाती है। उत्पादक चक्र सीधा ही इनसे संबंधित होता है। उसके बाद में बात करें हम मांसल तथा गूदेदार, इस प्रकार के अंतर्गत ऐसे पादप सम्मिलित हैं जिनके हवाई जो भाग हैं वो मांसल और गूदेदार होते हैं। इस प्रकृति के कारण ये पौधे उपलब्ध जल को संचय करके सुरक्षित रख पाते हैं अपने अंदर, और इनकी विशेष बनावट के कारण ये वर्ष भर बने रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कैक्टसों में यूफोर्बिया आदि इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। कांटेदार झाड़ियों की बात करें, कांटेदार झाड़ियों के अंतर्गत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कांटेदार पादप होते हैं जो छोटे छोटे तथा जमीन पर अधिक फैले हुए होते हैं। इनको हम शामिल कर सकते हैं इसमें। इनका हवाई भाग कांटेदार होता है जिसमें तना और पत्तियां दोनों ही कांटेदार हो सकती है। इस प्रकार के पादपों में भी जड़ें भी रूपांतरित होती हैं जिनमें जल संचय की क्षमता किसी न किसी रूप में पाई जा सकती है। इनकी पत्तियां भी कांटों में रूपांतरित हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन से हानि जो होती है जल की उससे बचाव करती है, और इनका जो हरा चपटा तना होता है वो इनमें प्रकाश संश्लेषण का काम संपन्न कर पाता है। उक्त 3 प्रकारों के अतिरिक्त भी हम बात करें, लाइकेंस, मॉस, शैवाल जैसे उत्पादक जो होते हैं वो शीत मरुस्थलों की विशिष्ट पादपों की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। अब बात करें उपभोक्ता कंज्यूमर्स में, विभिन्न उपभोक्ताओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के जंतु सम्मिलित हैं। मरुस्थलों में बिलों या भूमि के नीचे रहने वाले जो है रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग के जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। या अनेक प्रकार की छिपकलियाँ और सर्पों का बाहुल्य होता है, जिनमें गिरगिट है, गो है, मुबाया, सांडा है, दो मुही है, इरिक्स और माटिया इरिक्स जोनी और क्रेत आदि जो है कुछ प्रमुख सरीसृप हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अगर पक्षियों की बात करें तो तीतर, बटेर, गिद्ध जैसे पक्षी, तथा इसी प्रकार चमगादड़, झाऊ चूहा, सामान्य चूहा, चींटी और इसके लिए आंट ईटर, खर्रा, हेयर, शेही, पोर्क्यूपाइन या गिलहरिया बात करें, जर्बिल्स जो है चूहे, जंगली सुअर, बिल्लियाँ, लोमड़ी, नेवला, लक्कड़बग्गा, नीलगाय, काला हिरण, गजेला राजस्थान का राज्य पशु है जिसको चिंकारा कहा जाता है, आदि स्तनधारी जंतुओं के साथ ही अनेक कीटों की जातियां भी यहाँ उपभोक्ताओं के रूप में विशेष उल्लेखनीय हैं। विभिन्न अनुकूलताओं के फलस्वरूप ही मरुस्थलीय जंतु विषम वातावरणीय परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक जीवन जीने के अभ्यस्त होते हैं, इसलिए प्राणी जगत में इनका विशिष्ट स्थान होता है। प्रमुख मरुस्थलीय जंतुओं के नाम उनके अनुकूलनों के साथ ही उपरोक्त वर्णन में भी दिखे गए हैं। जैसे कि फिर भी मरुस्थल के प्रमुख प्राणीजात में हम बात करें तो सांडा है, मोल्स हॉरिडस है, हेलोडर्मा छिपकली है, साबुइया है, रेटल स्नेक है, फ्राइनोसोमा एम्फीबिया में है, फ्रानोसिफिलस है, क्वेल्स है, गोडावण, इंडियन बस्टर्ड,
जो है धूसर तीतर है, चमगादड़, झाऊ चूहा है, खर्रा है, हेयर, टीटीखोर, स्पाइनी ऑडिटर, सेही या शाही है, चूहे, जंगली सुअर, सांबर, हिरन, जवेडिया, लाल लोमड़िया, जंगली बिल्लियाँ, चीते, जेब्रा, फिंच, ग्रे नेकड़ फिंच, जरबोआ, कंगारू चूहे, ऊंट, पॉकेट माउस, चींटी, चींटियाँ, नेवले, शुतुरमुर्ग, मकड़ियाँ, छिपकलियाँ आदि इसमें सम्मिलित हैं। फिर हम बात करें राजस्थान का मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यद्यपि राजस्थान के विशेष संदर्भ में मरुस्थल के जंतुओं और उनकी अनुकूलताओं को पूर्व में इस पुस्तक में वर्णित कर दिया हमने मरुस्थलीय जीवों के अंतर्गत, और इसके पश्चात भी कुछ विशेषताओं को और स्पष्ट हम कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान का मरुस्थल के बारे में बात करें कि राजस्थान का मरुस्थल भारत देश के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में मेजर नेचुरल जो रीजन्स हैं उसके अंतर्गत ये सामान्यतः राजस्थान का अर्ध शुष्क मैदान नामक क्षेत्र के अंतर्गत वर्णित है। राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान का विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 15 मिनट से लेकर 76 डिग्री 45 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। यह क्षेत्र सामान्यतः अरावली के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, गंगानगर, चूरू जिलों एवं पाली, सीकर, झुंझुनू जिलों के पश्चिमी भागों में फैला हुआ है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह क्षेत्र जो है वो सदियों से आबाद रहा है। यह माना जाता है कि परमी कार्बोनिफेरस युग में समुद्र का फैलाव पश्चिमी राजस्थान पर भी था। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के कुछ भागों में उस युग के सागरीय तलछट पाए जाते हैं। प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। धरातलीय भिन्नता के आधार पर इस प्रदेश को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। पहला, कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सारे पंजाब तक स्थानांतरणशील रेत के टीबे या टीलों का प्रदेश। दूसरा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का चट्टानी प्रदेश जिसमें चूना पत्थर और बालू का पत्थर इसमें पाया जाता है। ये हमारे राजस्थान का जो है मरुस्थलीय क्षेत्र और साथ ही कुछ अन्य प्रदेशों का दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वाइट वाला जो है बिंदी बिंदी वाला क्षेत्र मरुस्थल है, जिसमें आपके पश्चिमी राजस्थान पूरा आ जाता है। और पर्वतीय प्रदेश आप देख सकते हैं नीचे की ओर उदयपुर, सिरोही, जालोर आदि जिलों में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में आदि जिलों में देखने को मिल रहा है। मैदानी प्रदेश में आप देखें तो इसमें पूर्वी राजस्थान के जो है धौलपुर है, भरतपुर है, ये जो है करौली जो है, ये आदि जो है जिले, अलवर वगैरह आ रहे हैं इसमें। तो इसमें सैलों की या चट्टानों की प्रधानता है या कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि मुल्तानी मिट्टी आदि की बहुलता भी होती हैं। चट्टानी प्रदेश के पूर्व में पुनः एक लघु मरुस्थल प्रदेश भी मिलता है यहाँ। इसमें देखिए मरुस्थलीय जो छिपकलियाँ हैं उनके अंदर आप देखिए मोलस है, फ्राइनोसोमा है, छिपकलियाँ है फ्राइनोसोमा। प्रदेश के चौथा है, प्रदेश के पूर्व में अर्ध शुष्क क्षेत्र स्थित है, यहाँ डीडवाना, कुचामन, डेगना, सांबर आदि नमकीन जिले भी स्थित हैं। राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च तापांतर रहता है, जैसा कि हम पूर्व में इस संदर्भ में बात कर चुके हैं। यहाँ न्यून वर्षा होती है। ये देश का सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है, भारत देश का सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश। ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। गंगानगर में अगर हम तापमान की बात करें तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुँच जाता है। शीतकाल में भी यहाँ का तापमान कभी कभी हिमांक से भी नीचे पहुँच जाता है। दैनिक तापांतर भी बहुत ऊंचा रहता है। वर्षा काल में सापेक्ष आर्द्रता केवल इनमें 55 से 70% रहती है, जो मार्च और मई के मध्य मात्र घटकर 30 से 40% रह जाती है। धूल भरी आंधियाँ इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्षा बहुत कम होती भी जो है वो अनियमित और अनिश्चित होती है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर मात्र 10 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है, जो कि बहुत कम है। मरुस्थल के कुछ भाग जैसे जैसलमेर पर्याय वर्षा भी नहीं रहता है। भूमिगत जल स्तर अत्यंत गहरा होकर यहाँ का जल खारापन लिए हुए होता है। इस क्षेत्र में 2% से भी कम क्षेत्र ऐसे वन
सॉरी, इस क्षेत्र में 2% से कम क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, जिनमें बबूल, अकेसिया, कंटीले पेड़ पौधे, कैक्टस, बेरी, केर आदि झाड़ियां इस प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियां हैं। फिर है जलीय आवश्यकता की पूर्ति करना मरुस्थलीय जंतुओं की पहली आवश्यकता होती है, अतः यहाँ रहने वाले जंतु जैसे सांडे या ऊंट आदि विशेष प्रकार की विधियों का सहारा लेते हैं। सांडे की आंत्र में तथा ऊंट के आमाशय यानी रुमेन में जल संग्रहण की विशेष व्यवस्था होती है। खरगोश व कछुए जैसे जंतु सामान्यतः रसीले पादों को भोजन के रूप में लेते हैं और अपनी जलीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। छोटे छोटे जंतु जैसे चींटियाँ, चींटे, मकड़ियाँ आदि जो राजस्थान के मरुस्थलीय जंतु है, अपनी जलीय आवश्यकता की पूर्ति शरीर में होने वाले ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो जल बनता है उससे करते हैं, उसमें करने में सक्षम होते हैं। यही विधि रेगिस्तानी चूहों द्वारा भी अपनाई जाती है। और सरीसृप जैसे विभिन्न सांप, छिपकलियाँ, विशेषकर हम बात करें घोइरा आदि चिड़ियाएँ, विशेषकर गोडावण आदि में उत्सर्जन में तरल मूत्र के स्थान पर यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है, जो कि बहुत ही कम जल युक्त होता है, जिससे शरीर में जल बचाया जाता है। अनेक जंतु ताप बढ़ जाने पर अपने आवासों से बाहर विचरण नहीं करते हैं, अपितु रात्रिचर हो जाते हैं या प्राय सायंकाल में ही बाहर निकलते हैं। क्रेपस्क्यूलर गधे जो होते हैं हेयर, इस दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय होते हैं। ऊँट को तो रेगिस्तान का जहाज हम कहते हैं, शिप ऑफ जो है डेजर्ट। इसका जो तो संपूर्ण शरीर ही राजस्थान के भीषण रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने के कारण अनुकूलित होता है। इसके पांव चौड़े और मुलायम गद्दियों के बने लंबे लंबे होते हैं। यह धूल भरी आंधियों में अपने नाक के छिद्रों को बंद कर लेता है। आंखें सिर के ऊपर के भाग में होती है, अनेक बरौनियों वाली होती है, जिससे आंखों में धूल जाने से सुरक्षा हो जाती है। चिड़ियाओं, खर्रों, चींटियों, सर्प, जरबिल्स आदि के चेतावनी देने वाले रंग और छिपकलियाँ, ऊंट आदि के संगोपन रंग भी अनुकूलन के अंतर्गत ही विकसित हुए हैं। इस प्रकार रेगिस्तानी जंतुओं का संपूर्ण शरीर ही संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है। थैंक यू।